हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है उसके बचे हुए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले आपने अम्ल क्षार क्या होता है, इसकी विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। लवण क्या होता है ये भी आप जान चुके हैं। और इन सारे पदार्थों का अम्ल और क्षार विभिन्न पदार्थ अलग अलग पदार्थों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या उत्पाद बनता है। ठीक है। तो ये भी पढ़ चुके हैं। और इसके में आप पीएच स्केल, पीएच मान क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे कुछ यौगिक जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में ज़रूर आता है और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। ठीक है। वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहला यौगिक है आपका विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है। इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है जो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। इसके बारे में पूछता है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कैसे बनता है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आपका है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक नाम है, ठीक है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, देखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। जली, इसको बनाएंगे कैसे, जली सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, सोडियम क्लोराइड है उसका जो जली विलयन होगा, यानी घोल के रूप में हो, विलयन के रूप में हो, ठीक है, तो लिक्विड में हो, यानी तो सोडियम क्लोराइड के इस जली विलयन में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित जब कराते हैं तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपघटन होता है, यानी वो टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, चूँकि जली विलयन है, टूट जाता है और टूट के क्लोरीन का निर्माण होता है। अब क्या करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया इस क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड को जल में डालेंगे, चूँकि जल में जब डालेंगे तो इसके पहले आप पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को जब जल में मिलाया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, यही क्लोरीन क्या हुआ है, एनोड पर देखिए बनता है। अब इस क्लोरीन को हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, और क्लोरीन को क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी उससे क्रिया कराएंगे। क्लोरीन की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पे CaOCl2 बनता है, यही विरंजक चूर्ण है, और प्लस जल भी बनता है। ठीक है। तो ये क्रिया है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन में मिलाने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है। इसी को आप याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से जब कराएंगे तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब पूछ देता है कभी कभी प्रश्न में कि क्लोरीन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड को क्या के जली विलयन में हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ है, बहुत ईजी है, आसान है। ठीक है। आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। उपयोग इसका पूछता है, उपयोग क्या है, रासायनिक उद्योगों में, जहाँ पे रसायन का उपयोग किया जाता है, ऐसे उद्योग जहाँ पे रसायनों का उपयोग किया जाता है उनमें उपचायक के रूप में किया जाता है। ठीक है। वस्त्र उद्योग एवं कागज़ की फैक्ट्री, इन सारी जगहों पे क्या किया जाता है, रासायनिक उद्योग, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, कागज़ की फैक्ट्री हो गई, इनमें इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, उपचायक के रूप में किया जाता है। फिर पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। आप देखते होंगे जो फिल्टर का पानी इस समय मिलता है उसमें क्या होता है, उसी में ये जो पानी होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। क्या होता है कि जीवाणुओं से उसको मुक्त किया जाए, ठीक है, जो उसको अशुद्धियाँ हैं उसको शुद्ध किया जाए, तो पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
इसके बाद है दूसरा टॉपिक, दूसरा यौगिक है आपका बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र है, देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, इसे हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। ये पूछता है आपका परीक्षा में, पूछता है रासायनिक नाम और सूत्र दीजिए, इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, और इसके निर्माण की विधि लिखिए। तो ये याद रखेंगे आप, सारी चीज़ें याद रखेंगे, रासायनिक नाम और इसका सूत्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसके निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ही उपयोग करते हैं हम इसमें भी, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, सोडियम क्लोराइड और जल, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाएंगे और अमोनिया गैस, अमोनिया जो होता है उसको हम मिलाएंगे, तो ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी जिसे हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोरीन को जल में, सोडियम क्लोरीन के जलीय विलयन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब खाना पकाते हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। देखते होंगे आप लोग खाने पकाते वक्त इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, किस लिए, क्योंकि खाना नरम हो, स्पंजी हो और फुला हुआ हो। ठीक है, उस रूप में किया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए अब इसको हम गर्म करते हैं खाने के रूप में, जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे है, ये इसका निर्माण है। ठीक है, सोडियम क्लोरीन के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट, यानी इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, खाने को नरम बनाने के लिए, फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पाव रोटी हो गई, ब्रेड हो गए, इन सबको नरम बनाया जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कर देख लेते हैं फिर से। इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। अम्ल जो होता है उदासीन करने के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अम्ल को उदासीन कैसे करेंगे, क्षार के द्वारा। ठीक है, तो यानी इसकी प्रकृति कैसी है, सोडा है ना, आप जानते हैं ये बेकिंग सोडा लिखा है, सोडा का मतलब ये क्षार। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग अम्ल को उदासीन बनाने में किया जाता है, यानी जहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ जाए कहीं पे तो उसके जिससे उस नुकसान होता हो, तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। खाना को शीघ्रता से पकाने में भी आसानी, इसको जब यूज़ करते हैं खाने में तो आसानी से पक भी जाता है जल्दी से। एंटासिड के निर्माण में भी किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इन चीज़ों में इस बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया, देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है ये बनता है, जो बेकिंग पाउडर उसको कैसे करते हैं हम, उसका उपयोग देखिए NaHCO3। ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा H+ लिखा है, यहाँ पे कोई भी अम्ल ले लेंगे। ठीक है, कोई भी अम्ल HCl ले लेंगे या H2SO4 ले लेंगे। यहाँ पे H+ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये H+ का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई भी पदार्थ रखेंगे तो वो अम्ल बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, यानी जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। ठीक है, सोडियम लवण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप रखेंगे, जैसे HCl रख दिया आपने, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे अगर H2SO4 के रूप में आप रखते हैं तो ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, लेकिन लवण ही बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, अम्लीय प्रकृति का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, कोई भी अम्ल को रख सकते हैं। H रखा है, ये Cl यहाँ पे रख लीजिए, H2 करके H2SO4 रख लीजिए। ठीक है, वो अम्ल ही है, यानी इसका मतलब है कि इसको अम्ल से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। ठीक है, अब क्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो खाने को या किसी चीज़ में खमीर उठाती है, यानी फूलती है जो खाने के पदार्थ, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलते हैं।
ये केक में खमीर उठ यानी फूल जाता है, जिससे ये मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपका धोने का सोडा। हम जिसे धावन सोडा भी कह सकते हैं। धोने का सोडा जैसे कपड़े धोने के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं ना, जैसे ये डिटर्जेंट पाउडर, यही है धोने का सोडा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका धोने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का लवण ही है। इसका निर्माण बेकिंग सोडा को गर्म करके तथा पुनः क्रिस्टलीकरण करके किया जाता है। जो बेकिंग सोडा आपने देखा इधर ना, उसी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करके फिर इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इसके बाद इस सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, इसे सोडियम क्लोराइड से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस सोडियम क्लोराइड को से भी क्रिया कराएंगे तो भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण कैसे करेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करके तथा पुनः उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, और इसके बाद फिर इसको प्राप्त कर लिया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, देखिए, जल सोडियम कार्बोनेट को नम बनाता है, चूँकि इसलिए इसको 10H2O रखा गया है, क्योंकि उसको नम बनाता है, यानी नर्म रहता है, ये कठोर नहीं होता है, नम रखता है, ठीक है। उपयोग इसका कहाँ है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में किया जाता है। कांच का उद्योग साबुन बनाने में, कागज़ के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में, यानी बोरेक्स के जो सोडियम यौगिक होंगे उस यौगिक को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। घरेलू साफ सफाई में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। घर की सफाई करने में भी किया जाता है। जल की कठोरता जो होती है उसको भी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपके कुछ यौगिक। इसके बाद है आपका क्रिस्टलन का जल। ये अलग टॉपिक है, इसमें इससे भी क्वेश्चन पूछता है क्रिस्टलन का जल क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी आप क्रिस्टलीकरण पढ़े हैं ना, उसी के द्वारा पढ़ेंगे। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में, क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं कॉपर सल्फेट में, उसमें क्रिस्टलन का जल होता है, ठीक है। क्रिस्टलन का जल मतलब उसके छोटे क्रिस्टलों, छोटे टुकड़ों में जल की मात्रा जो होती है ना, उसे ही हम कहते हैं। देखिए, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, उसके क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलन का जल मतलब जो क्रिस्टल का छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, या उसका जो छोटा टुकड़ा होता है किसी भी पदार्थ का, क्रिस्टल है, उसमें कुछ मात्रा में जो जल होते हैं ना, जल के जितने भी अणु होते हैं उसे ही हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो वो जल क्या हो जाता है, निकल जाता है, हट जाता है, और फिर लवण का रंग कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। यदि हम क्रिस्टलन को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टलन का नीला रंग वापस आ जाता है, क्योंकि फिर से पुनः उसमें जल समाहित हो जाता है। जल लवण के एक सूत्र इकाई में, देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित, ये क्रिस्टलन का जल क्या है, देखिए, कोई भी लवण है उसका एक सूत्र इकाई होता है। सूत्र जो होता है ना, एक अणु का जो सूत्र होता है किसी भी यौगिक का, उसे सूत्र इकाई कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी यौगिक ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा है Na2CO3, तो ये इसका एक सूत्र है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का एक सूत्र है। इस सूत्र इकाई में जल के कितने अणु हैं, ठीक है। सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है ना, कितने संख्या है, ठीक है, वही क्रिस्टलन का जल है। जैसे यहाँ पे कितनी दिखाया गया है, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलन का जल कितना है, 10 अणु है, ठीक है, जल के। उसी तरीके से यहाँ पे है, देखिए, जलीय कॉपर सल्फेट, जो जलीय कॉपर, जल में जो कॉपर सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र होता है जल के साथ CuSO4 5H2O, ठीक है। इसमें जल के कितने अणु है, ये जो संख्या है वो 5 अणु दिखा रहा है, ठीक है। यही क्या है, क्रिस्टलन का जल है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलन का ये जल है, ठीक है। इसी को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है एक टॉपिक जिप्सम। जिप्सम क्या है, जिप्सम एक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। देखिए, कैल्शियम सल्फेट,
ठीक है। इसे हम कहते हैं जिप्सम। इसमें भी क्रिस्टलन का जल होता है, ठीक है। यानी किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जल की अणुओं की जो संख्या होती है उसे हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और देखिए कैल्शियम सल्फेट में जल के 2 अणु हैं, ठीक है, जिसके एक सूत्र इकाई यानी ये CaSO4 इसका कैल्शियम सल्फेट का एक सूत्र इकाई है और इसमें जल के कितने अणु हैं, 2 अणु होते हैं, ठीक है। तो ये जिप्सम, ये क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। ये जिप्सम का सूत्र है, यही बढ़ जाएगा तो बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे समझ में आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ ठीक है। तो ये जल का आधा अणु है, 1/2 जल का आधा अणु। देखिए यहाँ भी CaSO4 है, यहाँ भी CaSO4 है, लेकिन ये क्या है, जिप्सम है, जिसमें जल के 2 अणु हैं तो वो जिप्सम है। और ये कैल्शियम सल्फेट और जल का जब आधा अणु हो जाता है तो ये किसके लिए बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक सफ़ेद चूड़ होता है, ठीक है, उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसको हम, उसका सूत्र होता है CaSO4 ½ ठीक है। यानी जल का आधा अणु जब रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा और 2 अणु जब जल के हो जाएंगे उसी कैल्शियम सल्फेट में तो वो जिप्सम होता है। यह एक सफ़ेद चूड़ होता है, ठीक है। जिप्सम को जब 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी जिप्सम को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जल को गर्म करते हैं तो जल क्या करता है, जलवाष्प बन के निकल जाता है। तो वही जल क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट से जलवाष्प बन के पूरी तरीके से निकल जाएगा, या आधा उसका निकलेगा, या हेमी हाइड्रेट यानी आधे का आधा निकल जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बचता है, जो कैल्शियम सल्फेट बचता है वही क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। आगे है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट के 2 सूत्र एक जल अणु से जुड़े होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही सूत्र है। अंतर क्या है, इसके जब 2 गुना करेंगे तो जल का कितना अणु हो जाएगा, 1 अणु हो जाएगा, ठीक है। यानी कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु में हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु में जल का 1 अणु होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो वही कह रहा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का जो 2 सूत्र होता है एक जल अणु के से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ एक कैल्शियम सल्फेट का अणु है तो यहाँ आधा है, अब यहाँ पे 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ठीक है। तो ये 1 अणु हो जाएगा और ये 2 अणु हो जाएगा, यानी 2 कैल्शियम सल्फेट के सूत्र 2 अणु में जल का 1 अणु जुड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग है, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए करते हैं। जैसे आप प्लास्टर करते हुए देखते होंगे, जब कहीं पे चोट लग जाए और कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, उस पर प्लास्टर लगा देते हैं। तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, सजावट में भी किया जाता है और खिलौने बनाने में भी, जिससे मजबूत भी होती है, ठीक है। सतह को चिकना बनाने में भी किया जाता है ऊपर से। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण। अब देखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना था, बता दिया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब आवश्यकता पड़ेगी जिप्सम की तो जिप्सम भी बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर होता है, क्या करेंगे, जल को मिलाते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जल के अणु मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यानी ये जिप्सम बन जाएगा, 2H2O हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।